हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी के पहले ही चैप्टर सेल इंजरी एंड सेल एडेप्टेशन इसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेलुलर रेस्पॉन्स, काजेस ऑफ इंजरी, इसके अलावा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो सेलुलर रेस्पॉन्स, सेल इज कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू सिट्रस एंड एनवायरमेंटल डिमांड सेल कोप अप एंड अकोमोडेट। जिस तरह से सिट्रस पड़ता है सेल पे या एनवायरमेंटल डिमांड्स होते हैं, उसी हिसाब से क्या होता है, सेल कोप अप हो जाती है, अकोमोडेट हो जाती है। ठीक है ना। अभी आपको फर्दर क्लियर होगा आगे। देखिए, सेल्यूलर एडेप्टेशन, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपोप्लेशिया, मेटाप्लेशिया। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी के एक एग्जांपल को इसको समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आप जिम में जाते हैं, वेट उठाते हैं, तो क्या होता है, आप बेसिकली अपने जो टिश्यूज है, टिश्यू फाइबर्स, इनको हम उस समय रैप्चर कर देते हैं। हम सिट्रस डालते हैं अपने जो टिश्यूज़ वगैरह हैं, हमें जिन सेल से हमारे टिश्यूज़ वगैरह बने हैं, मसल फाइबर्स बने हैं, उन पर सिट्रस डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, विद द टाइम धीरे-धीरे वो अपना नंबर बढ़ाएँगे, अपना साइज़ बढ़ाएँगे, ताकि आप जो है कल ज़्यादा वेट उठा सकें। तो क्या होता है जिम में, हम धीरे-धीरे वेट बढ़ाते हैं, सिट्रस बढ़ाते हैं बेसिकली हमारे सेल्स पर, और धीरे-धीरे जो है मसल्स ग्रो होते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है। अच्छा, एट्रोफी को समझते हैं। अगर कोई मसल को हम यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा उसमें धीरे-धीरे? धीरे-धीरे वो मसल जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, उसमें एट्रोफी हो जाएगी। उसका जो मसल बल्क पहले था वो कम हो जाएगा। तो यही है, जिस तरीके से सिट्रस पड़ता है, जिस तरीके से एनवायरमेंटल डिमांड्स होती है, उसी हिसाब से जो है सेल एडॉप्ट होती है। अच्छा, अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, अगर सिट्रस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पड़ता है सेल पर, अगर सिट्रस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पड़ता है सेल पर, तो सेल एडॉप्ट करता है। अगर सिट्रस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पड़ता है, अच्छे खासे वक्त के लिए पड़ता है, तो क्या होता है, सेल इंजरी हो जाती है। अगर सिट्रस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पड़ता है तो सेल तो अडॉप्ट कर लेगा। अगर सिट्रस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पड़ता है तो सेल में इंजरी हो जाती है। अब इसके बाद दो चीज़ें हैं, सेल इंजरी अगर हुई, अब हमें ये देखना है सेल जो इंजर्ड हुई, जब हम सिट्रस हटाएंगे, जो लॉन्ग टाइम के लिए सिट्रस था सेल पर जिसने सेल इंजरी करवाई, जब हम ये सिट्रस उठाएंगे तो वो सेल जो है उस इंजरी से वापस रिकवर कर सकती है या नहीं। अगर वापस रिकवर कर सकती है तो जो इंजरी थी वो क्या थी, रिवर्सिबल थी। अगर वापस रिकवर नहीं हो सकती है तो क्या है, इरिवर्सिबल है। और अगर सेल वापस रिकवर नहीं कर सकती तो क्या होगा, अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। सही है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेस है, उसकी वजह से क्या होता है, सेल में इंजरी हो जाती है। अगर ये इंजरी से सेल वापस रिकवर कर सकता है तो रिवर्सिबल इंजरी है, अगर नहीं कर सकता है तो इरिवर्सिबल इंजरी है। अब इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा, फाइनली सेल डेथ ही हो जाएगी। अब जो सेल डेथ होगी, या तो ये नेक्रोसिस होगा या एपोप्टोसिस होगा। नेक्रोसिस क्या मतलब, एक्सीडेंटली सेल डेथ। एक्सीडेंटली सेल पर जो सिट्रस पड़ा वो बहुत समय के लिए पड़ा, इसकी वजह से क्या हो गया, इसमें ऐसी इंजरी हो गई कि ये फाइनली डेथ ही हो गई सेल की। एपोप्टोसिस, कि बॉडी ने ही उस सेल को डिस्ट्रॉय किया, बॉडी ने ही उस सेल पर सिट्रस डाला बहुत समय के लिए, जिसकी वजह से फाइनली इसकी डेथ हो गई। जैसे आपको पता है हमारे सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं, सुसाइड एग्स। तो अगर कोई सेल वगैरह वायरस से इन्फेक्ट हो गई, तो लाइसोसोम्स ने, मान लीजिए लाइसोसोम्स ने रिलीज किया अपने एंजाइम्स, और इसकी वजह से फाइनली सेल डेथ हो गई, है ना। तो ये क्या है, ये एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। ये एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। और इसमें इसमें जो सेल डेथ हो गई, ये एपोप्टोसिस थी, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ थी, ये एक्सीडेंटल सेल डेथ नहीं थी। बॉडी को लगा कि नहीं, ये सेल इन्फेक्ट हो गई है वायरस से, अब इस सेल को डिस्ट्रॉय करना होगा, तो ये एपोप्टोसिस है। ठीक है। अब बात करते हैं काजेस ऑफ इंजरी की। देखिए, मोस्ट कॉमन काज है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या मतलब होता है, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन कमी होती है, तो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा। अब हाइपोक्सिया की कंडीशंस है, बहुत सारे टाइप्स हाइपोक्सिया के। एक है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन सप्लाई ही कम है। ठीक है ना। एल्वियोलाई के पास से जो है ब्लड को ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, सही है। अगर एल्वियोलाई के पास ही ऑक्सीजन कम मिला तो क्या होगा, पूरी बॉडी में ही फिर फर्दर कम ऑक्सीजन पहुंचेगा।
तो इस तरह की कंडीशन जहाँ ऑक्सीजन ही कम पहुंच रहा है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अब इसके काज क्या हो सकते हैं? या तो हम हायर आल्टीट्यूड्स पर है, वहाँ पर ऑक्सीजन ही कम होता है, या तो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं इन ए क्लोज्ड रूम, वहाँ पर भी ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, ठीक है। या कोई लंग डिजीज है, इसकी वजह से बंदा सही से नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन इनहेल, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। अनीमिक हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन तो पहुंच रहा है ठीक ठाक, मगर मसला क्या है? मसला है कि ब्लड कैरी नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन को ठीक ठाक, ब्लड नहीं कैरी कर पा रहा है। जैसे कि डिफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। आपको पता है हमारे ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, वो करता है कैरी ऑक्सीजन। अगर हेमोग्लोबिन में कुछ गड़बड़ है तब तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो क्या होगा? हाइपोक्सिया की कंडीशन ही होगी। तो इसके काज ये है, अगर कम हेमोग्लोबिन है या हेमरेज कंडीशन है, यानी कि बंदे का ब्लड लॉस वगैरह हो गया है, तो उसके उसमें भी क्या होगा? ज़ाहिर है उसका ब्लड लॉस हो गया, उसकी बॉडी में ब्लड कम है, ज़ाहिर है आरबीसीज कम है, हेमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, ठीक है। या हीमोग्लोबिन किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है जो कि अब कैरी नहीं कर सकता है ऑक्सीजन, उससे भी क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशन को हम अनीमिक हाइपोक्सिया बोलते हैं। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं इस वीडियो के साथ साथ, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेथ हेमोग्लोबिन, आपको पता है जो हेमोग्लोबिन है उसमें आयरन होता है बेसिकली फेरस फॉर्म में, ये फेरस फॉर्म कैरी करता है ऑक्सीजन को। उसके बाद जैसे ये ऑक्सीजन को कैरी करता है ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक फॉर्म में, ठीक है ना। फेरिक फॉर्म फिर नहीं जो है कैरी कर पाता है ऑक्सीजन को। तो क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में कोई ज़्यादा ऑक्सीडेटिव कोई सब्सटेंस होगा एंड वो बाइंड हो जाएगा विद द हेमोग्लोबिन विद द फेरस फॉर्म, तो उसने क्या कर दिया, वो ऑक्सीजन की जगह बाइंड हो गया, अब ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं है बाइंड होने के लिए। वो ऑक्सीजन की जगह हो गया बाइंड, अब ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं है बाइंड होने के लिए, उसने पहले ही कन्वर्ट कर दिया इसको फेरिक फॉर्म में। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ओवरऑल ऑक्सीजन जो है कम पहुंचेगा हमारी बॉडी में, है ना। अब ये कुछ ड्रग्स से होता है जैसे कि नाइट्राइटिस सल्फोनामाइड्स वगैरह। स्टिग्नेंट हाइपोक्सिया, इसमें है कि सर्कुलेशन में गड़बड़ है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में कुछ गड़बड़ नहीं है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ठीक है, ब्लड वगैरह ठीक है, मगर सर्कुलेशन डिफेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, वो सही से पंप नहीं कर रहा है ब्लड को, जब वो सही से पंप नहीं करेगा ब्लड को तो क्या होगा, सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचेगा पूरी बॉडी में, सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचेगा पूरी बॉडी में तो सही तरीके से ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा पूरी बॉडी में, ठीक है ना। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं स्टिग्नेंट हाइपोक्सिया, या इस्चीमिया भी बोल सकते हैं। इस्चीमिया वही होता है कि लेस ब्लड सप्लाई पहुंचना, ठीक है ना। हिस्टोटॉक्सिक या हिस्टोप्लाज्मिक हाइपोक्सिया, इसमें क्या है, सेल के पास जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो एकदम ठीक क्वांटिटी में पहुंचता है, ब्लड वगैरह से सब कुछ ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है, सेल में प्रॉब्लम है, सेल नहीं यूटिलाइज कर पाती है ऑक्सीजन को, ठीक है ना। सेल नहीं यूटिलाइज कर पाती है ऑक्सीजन को, तीसरे कंडीशन को हम बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसके अलावा सेल इंजरी के रीजन ये भी हो सकते हैं टॉक्सिन्स वगैरह, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, ग्लूकोज वगैरह ज़्यादा बन गया है, लिपिड कंटेंट सेल में कुछ ज़्यादा बन गया, उसकी वजह से सेल इंजरी हो गई। या एक्सोटॉक्सिन जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, उसने इंजरी करवाई, या कोई बंदा सिगरेट ज़्यादा पी रहा है तो वो तो एक्सोटॉक्सिन है, वो सेल इंजरी करवा सकता है ना। इसके अलावा इन्फेक्शंस एजेंट जैसे कि फंगई है, वायरस है, बैक्टीरिया है ना, वो हमारे सेल पे अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे उससे सेल इंजरी हो सकती है ना। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, जब हमारा इम्यून सिस्टम ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, सिकल सेल एनीमिया, आपको पता है सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारी जो सेल है वो सिकल सेल शेप हो जाती है। अब सिकल सेल होने में क्या है, जब सिकल शेप्ड हो जाती है सेल, इसमें होने में क्या मसला है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी सेल की, तो क्या होगा, ये बेसिकली हाइपोक्सिया की तरफ ले जा रहा है, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन, फिजिकल एजेंट जैसे कि डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया वगैरह, या इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो उससे भी क्या हो जाएगा, सेल इंजरी हो जाएगी। या कोई केमिकल सब्सटेंस वगैरह आपकी बॉडी पर पड़ा, किसी पार्ट पर पड़ा, तो उसने वहां पर क्या किया, उसने वहां पर सेल इंजरी की, ठीक है ना। या आप किसी का हाथ जल गया टेम्परेचर वगैरह की वजह से, बर्न वगैरह हो गया, तो वहां पर क्या हो गया, बेसिकली सेल इंजरी हो गई, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझिए, सिट्रस जो है जैसे मैंने कहा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो सेल अडॉप्ट करता है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पड़ता है तो इंजरी हो जाती है। अब अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सिट्रस पड़ा मगर जो इंजरी हुई
वो रिवर्सिबल इंजरी थी, ठीक है ना, वो रिवर्सिबल इंजरी थी, मतलब जब वो सिट्रस हटेगा तो सेल वापस रिकवर करेगा और वापस से जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो इंजरी जो थी रिवर्सिबल इंजरी थी। अब हमें देखना है रिवर्सिबल इंजरी में जो स्टेजेस होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं, हमें वो देखना है, यानी पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल इंजरी, कि जब रिवर्सिबल इंजरी हो रहा है तब क्या होता है सेल के अंदर, ठीक है ना, हमें इसको देखना है। तो देखिए पैथोजेनेसिस, इफ काज हाइपोक्सिया, क्योंकि मैंने कहा हाइपोक्सिया बहुत कॉमन काज है सेल इंजरी का। इफ काज हाइपोक्सिया, अगर हाइपोक्सिया काज यानी ऑक्सीजन सप्लाई कम मिला तो क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है एटीपी, है ना, एटीपी से चलता है सारा काम सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तब बनता है एटीपी। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में O2 कम पहुंचता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होगा, इससे एटीपी कम होगा, कम प्रोड्यूस होगा। अच्छा, सोडियम पोटेशियम पंप जिसको हम एटीपी भी बोलते हैं, उसको काम करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, एटीपी। अब जब एटीपी कम पहुंचता है तो सोडियम पोटेशियम पंप वो क्या हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, वो इनहिबिट हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है, वो सोडियम को बाहर फेंकता है। अब जब वो इनहिबिट हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, सोडियम बाहर से अंदर आएगा, सोडियम बाहर से अंदर आएगा, सोडियम इनफ्लक्स हो जाएगा। आपको पता है सोडियम लाता है अपने साथ वाटर, सोडियम लाता है अपने साथ वाटर, तो सोडियम इन्फ्लक्स होगा, तो उस वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेल के अंदर चला जाएगा, H2O बढ़ जाएगा सेल के अंदर, तो फिर उसके क्या होगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि ये रिवर्सिबल इंजरी है तो ऐसा नहीं होगा कि सेल के अंदर बहुत सारा पानी आ जाएगा फाइनली सेल बर्स्ट हो जाएगा, नहीं। अगर सेल बर्स्ट हो गया फिर तो ये इरिवर्सिबल है, फिर तो बात ही खत्म है। तो इसमें वो वैसा कंडीशन नहीं होगा, पर क्योंकि पानी अंदर आएगा तो सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना, पर उतनी ज़्यादा भी नहीं कि सेल फिर बर्स्ट ही हो जाए, फिर तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो क्या हो जाता है, सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। मेनली जो असर पड़ता है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ता है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पड़ता है। अब क्योंकि इसे मैंने कहा सेल में स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या होगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, पेलो, और इसको हम बोलते हैं येलो अपीयरेंस हो जाती है सेल्स की, ठीक है ना, येलो अपीयरेंस हो जाती है। इसके अलावा आप इस पॉइंट्स को देखिए, राइबोसोम जो है, जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पे जब स्वेलिंग हो जाती है, आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है ना। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्वेलअप हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, जो राइबोसोम्स है ये टूटना शुरू हो जाते हैं। ये पहले टूटते हैं पॉलीसोम्स में, फिर मोनोसोम्स में, फिर फाइनली फ्रेगमेंट्स में, ये अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ये इंटैक्ट ही रहता है, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहेगा तो ये इरिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है ना। तो ये मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट ही रहता है। इसके अलावा बल्ब्स बनते हैं, आप इस डायग्राम में देखिए, ये इस तरीके से होता है कि सेल के बाहर से स्वेलिंग की वजह से इस तरीके से एक आउट प्रोसेस बन जाते हैं, इसको बल्ब्स बोलते हैं, ठीक है ना।